Video. Hello students, I hope you all doing great, and in this video we are going to start with our fresh chapter. So इससे पहले वाला चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे ज़रूर चेकआउट करेंगे। और आज इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम कवर अप करने वाले हैं आपके इस सब्जेक्ट में कि आपको बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये हमारे लाइफ से, डेली लाइफ से रिलेटेड एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट है क्या? कॉन्सेप्ट है आपका कॉस्ट का। चैप्टर का नेम क्या है? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब इसको हम सबसे पहले तो एक स्टोरी से रिलेट करके समझेंगे कि ये होता क्या है ना स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो हम इसको अच्छे से रिलेट करके समझेंगे कि फंडामेंटल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखो, ये है रोहन और ये क्या बेचता है? इसकी क्या है? बेकरी है। बेकरी देख के बहुत सारे लोगों के मन में अभी मुंह में पानी आ रहा होगा कि काश हम केक खा पाएँ, पेस्ट्री इंजॉय कर पाएँ एंड ऑल। तो यस, ये होता है, सबको होता है। तो रोहन का हम सिनेरियो समझेंगे तभी तो हम समझेंगे कि कॉस्ट क्या है। देखो, रोहन क्या करता है? एक बेकरी चलाता है, एक छोटी सी बेकरी है इसके पास। क्या करता है? केक बनाता है। इसने केक बनाया सुबह सुबह और एक केक जो है वो बेच दिया 150 रुपये में। तो अब ये बताओ आप कि जो ये 150 रुपये में उसने केक बेचा, क्या ये 150 रुपये उसका पूरा प्रॉफिट होगा? खुद सोचो, जैसे आप मान लो आपकी बेकरी, आपने 150 रुपये का केक बेचा, आपने बनाया और आपने 150 रुपये का केक बेचा। कस्टमर से जो 150 रुपये आपको मिले, क्या वो आपका प्रॉफिट है? नहीं, प्रॉफिट नहीं है। क्योंकि हम बोलेंगे कि मैम इसलिए प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि मैंने तो कुछ एक्सपेंस भी किए हैं ना, मैंने तो कुछ खर्चे भी किए हैं ना, जेब से भी तो अपना कुछ पैसा लगाया उस केक को बनाने के लिए, तो उसको माइनस करूँगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैम मेरा कितना प्रॉफिट बन रहा है। तो बेटा, जो खर्चे आप माइनस कर रहे हो, जो आपने लगाए हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए, वही क्या कहलाता है आपका? वही कहलाता है आपका कॉस्ट। मतलब कि रोहन ने केक बनाया, उसके लिए उसने इंग्रेडिएंट यूज़ किए होंगे। इंग्रेडिएंट्स लाइक फ्लावर यूज़ किया होगा, शुगर यूज़ की होगी, चॉकलेट सिरप यूज़ किया होगा, ठीक है। और इसके साथ ही साथ उसने लेबर यूज़ किया होगा। लेबर कौन? अब मान लो वो खुद बना रहा है या बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, तो वो लोग भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो क्या लेबर फ्री में आपके लिए केक बना के देगा? आप क्या बेकरी में काम कर रहा? नहीं, वो आपसे पैसा लेगा, सैलरी लेगा, वेजेस लेगा, तो आपको वो भी पे करना है। इसके अलावा आप और भी खर्चे कर रहे हो उस केक को बनाने के लिए, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ओवन चल रहा है, ठीक है, मशीन्स यूज़ हो रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी जा रही है। तो क्या वो 150 रुपये का जो केक बना है, जिसको आपको बेच के, मतलब 150 रुपये का केक जो बेचा है आपने, क्या वो 150 रुपये का केक जो आपने 150 में बेच दिया, वो पूरा आपको प्रॉफिट के फॉर्म में मिलेगा? नहीं। जो कॉस्ट इनकर्ड की है आपने उसको बनाने के लिए, लाइक इलेक्ट्रिसिटी कितनी उसमें लग गई, उसका भी बिल आया, उसकी भी कॉस्ट उसमें जुड़ जाएगी। लेबर जिसको आप वेजेस दोगे उस केक को बनाने के लिए, जो भी उसका बना होगा वो, इवन जो भी रॉ मटेरियल लगे, जो ख़रीदा आपने उसका, उनकी कॉस्ट, इन सब की कॉस्ट को जोड़ के हमारा क्या बनता है? इन सब की कॉस्ट को जोड़ के हमारी टोटल कॉस्ट बन जाती है, जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या है? लगी है। हाँ, कोई बेकरी एक ही केक थोड़ी ना बनाता है, वो बहुत सारे केक बनाते हैं। तो बहुत सारे केक में हर चीज़ लग रही है। आपके जो रेंट है, ठीक है, जहाँ बना रहे हो बेकरी, वो भी जा रहा है, वो भी उस कॉस्ट में जुड़ेगा। तो अब खुद सोचो, जो मार्केट में आप एक प्रोडक्ट लेते हो, ठीक है, मान लो आप एक फ़ोन लेते हो, तो उस फ़ोन में कितनी सारी चीज़ों की कॉस्ट जुड़ी है, तब वो जाके उसका प्राइस बनाए, ठीक है। तो कॉस्ट हमें ये समझ में आया कि जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके लिए हम जो भी खर्चे करते हैं, उन सब चीज़ों की जो कॉस्ट होती है वो मिलके हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट कहलाती है, ठीक है। अब वन बाय वन हम इसके टर्मिनोलॉजी को समझेंगे कि कॉस्ट आखिर क्या है। तो बेसिक मीनिंग जो है इसकी वो ये कहती है कि कॉस्ट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी, मतलब जो पैसा आपने खर्च किया, अमाउंट ऑफ मनी जो आपने स्पेंड किया है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए और सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए। अब दो चीज़ कर सकते हो, या तो आप प्रोडक्ट बेचते होगे या तो आप सर्विस बेचते होगे। तो बेटा, जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए आपने जितना भी पैसा खर्च किया, लाइक उसको बनाने के लिए आपने जगह ली होगी, उसका रेंट दिया होगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की होगी, लेबर रखे होंगे, उनको वेजेस दी होगी, रॉ मटेरियल ख़रीदा होगा, उसको भी पैसा दिया होगा।
तो जितने भी खर्चे आपने किए उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, या मान लो आप कोई सर्विस देते हो, ठीक है, आपका कोई रेस्टोरेंट बिजनेस है, आप सर्विस दे रहे हो वहाँ पे कस्टमर्स को प्रोडक्ट के साथ, तो वो जो सर्विस है लाइक एक अच्छा सा एम्बियंस देना, ठीक है, और उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का खर्चा, जो स्टाफ है जो उनको सर्विस ऑन टाइम दे रहा है, ठीक है, उनको सर्व कर रहा है, वो सारे खर्चे भी जोड़ के हमारा क्या बनेगा, कॉस्ट. सो अमाउंट ऑफ मनी जो स्पेंड करते हैं इन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग अ सर्विस, दिस एक्सपेंडिचर मे बी एक्चुअल. ये एक्चुअल हो सकता है लाइक रॉ मटेरियल पे खर्चा, लेबर पे खर्चा जो आपने किया है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए वो, या फिर नोशनल भी हो सकता है लाइक डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन क्या है, जैसे कि जो मशीनरी आप यूज़ कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि वो मशीनरी की वैल्यू गिरेगी नहीं, जैसे जैसे वो यूज़ होगी, पुरानी होगी, कुछ वेयर होगा, कुछ टेयर होगा, उसमें रिपेयर करवाओगे, मतलब जो भी है, तो धीरे धीरे उसकी कॉस्ट क्या है वो गिरती जाएगी. तो हम एज अ बिजनेसमैन क्या करके चलते हैं, उसका भी एक प्रोविज़न बना के चलते हैं कि हर महीने मैंने सोचा कि 10,000 से वैल्यू गिरेगी तो 10,000 करके मैं सेव कर चलूँगा कि जब वो एकदम से कबाड़ा हो जाएगी तो हम उसको रिप्लेस करके जो हमने प्रोविज़न बनाया था, पैसा सेव किया था, हर साल 10,000 राइट ऑफ करके वो हम क्या करेंगे, नई खरीद लेंगे. तो ये सब कॉन्सेप्ट तो आप अकाउंट्स में पढ़े ही होंगे, बट या पढ़ोगे आने वाले टाइम पे. बट इतना याद रखना कि जो डेप्रिसिएशन की कॉस्ट है, मतलब जो वैल्यू की जो लॉस हो रही है, मशीन की वैल्यू, एसेट की वैल्यू में लॉस हो रहा है, वो भी आपका कॉस्ट के अंदर आएगा. ठीक है, तो इन दोनों से मिलके हमारी क्या बनी है, कॉस्ट. नेक्स्ट इज नो सिंगल फिक्स डेफिनेशन. कोई कॉस्ट की सिंगल फिक्स डेफिनेशन नहीं है. मतलब कॉस्ट की जो डेफिनेशन है वो डिपेंड करती है, वैरी करती रहती है. मतलब आपका जो बिजनेस का नेचर है, मान लो जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो, फैक्ट्री है आपकी, ठीक है, लाइक क्लोथ्स बनाते हो, तो क्लोथ बनाने के लिए जो आपका कॉटन में खर्चा है, थ्रेड्स पे खर्चा है, डाई करवाने का खर्चा है, जो लेबर लगी है जिसको स्टिच कर रहे हैं, टेलर वगैरह, उनका खर्चा है, वो सब आपका क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो जाएगा. लेकिन अगर आपका मान लो बिजनेस का नेचर अलग है, ठीक है, आप सर्विस सेक्टर में हो, सर्विस इंडस्ट्री में हो, तो सर्विस इंडस्ट्री में कॉस्ट का मतलब ये नहीं कि रॉ मटेरियल में जो लगाया या जो हमने बाकी सारी चीज़ों में लगाया, वो सर्विस में आप क्या दे रहे हो, एमिनिटीज़ दे रहे हो, यूटिलिटीज़ दे रहे हो. लाइक आपका हॉस्पिटल है तो वहाँ पे नर्सेस की सैलरी, डॉक्टर की फ़ीस, ठीक है, इवन जो मेडिसिन्स है उनका खर्चा, वो सब वहाँ पे क्या कहलाएंगी, कॉस्ट कहलाएंगी. तो मैन्युफैक्चरिंग में जो रॉ मटेरियल है, वेजेस है, लेबर है, इनका जो कॉस्ट है वो कहला रहा था. और यहाँ पे अलग अलग चीज़ों की जो इनके टर्म में यूज़ हो रही हैं जो खर्चे, उनकी कॉस्ट को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, प्रोडक्ट को कॉस्ट मान रहे हैं. ठीक है, तो अलग अलग बेसिस जो है कि बिजनेस का नेचर क्या है या इंडस्ट्री का, उसके बेसिस पे भी हम क्लासिफाई करते हैं. नेक्स्ट इज कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज़. किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है. जैसे एक प्रोड्यूसर के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है, जो खर्चा उसने किया प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो क्या है, कॉस्ट है. लेकिन कंज्यूमर के लिए क्या है कॉस्ट. कंज्यूमर के लिए कॉस्ट वो नहीं है जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में लगी है, नहीं. कंज्यूमर के लिए कॉस्ट है जो उसने पे किया है उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए. लाइक आपने एक फ़ोन को बाय करने के लिए 50,000 पे किया, तो आपके लिए उसका कॉस्ट क्या है, 50,000. फर्म के लिए जिसने उसको बनाया है उसका कॉस्ट क्या है, उसको बनाने की जितने भी उसको कॉस्ट पे करनी पड़ी वो. ठीक है, तो कॉस्ट की डेफिनेशन जो है हम देखेंगे कि किस एस्पेक्ट को हम स्टडी कर रहे हैं, उस एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग हम कॉस्ट की डेफिनेशन को मोल्ड करेंगे. ठीक है, मतलब एक तरीके से यही है बेटा कि जहाँ पे जो एक्सपेंस कर रहे हो जिस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, वही है. अब हर जगह खर्चे अलग होते हैं, चीज़ों को अलग बना रहे तो खर्चे अलग हैं, तो वो जो उनके वहाँ पे हो रहे हैं वो उनके लिए कॉस्ट हो जाएंगे. ठीक है, अंडरस्टूड कि कॉस्ट क्या है. नेक्स्ट आता है हमारा कि एक पॉइंट और कि इफ़ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लाइक एडवर्टाइजिंग, डिलीवरी एंड सेल्समैन कमीशंस आर वेरी स्मॉल. अब देखो प्रोडक्ट को बनाया, ठीक है, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट लगी हमारी वो ठीक है, लेकिन अब हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में हम ये भी तो इंक्लूड करेंगे कि जब हम बेच रहे तो उसके लिए हमने जो प्रमोशन में पैसा लगाया या उसको कस्टमर तक पहुँचाने के लिए जो हमने कॉस्ट इनकर्ड करी, लाइक डिलीवरी बॉय को जो हमने पैसे दिए, शिपिंग के जो हमने कॉस्ट इनकर्ड करी, वो भी तो हम इस प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ेंगे. तो यही बोल रहा है कि अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस बहुत ही कम है, बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही छोटे हैं, तो आप इग्नोर कर सकते हो, उसको टोटल कॉस्ट में नहीं जोड़ सकते हो. लेकिन अगर ये मेजर हैं तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इनको प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या करना पड़ेगा,
ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज आप ट्रू कॉस्ट ही नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। बट इफ दीज एक्सपेंस आर हाई, कॉस्ट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली अनलेस दे आर इंक्लूडेड। अगर आप इनको इंक्लूड नहीं कर रहे हो और इनकी कॉस्ट बहुत हाई है, तो फिर आप कैसे कॉस्ट निकाल सकते हो प्रोडक्ट की ट्रू? फिर तो आपने जो इसमें खर्चा किया उसको आपने उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ा ही नहीं, ठीक है। कस्टमर को एक तरीके से और सस्ते में माल बेच दिया, जबकि आपको तो फिर नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपने तो यहाँ पे भी खर्चे किए ना, वो भी तो आप कस्टमर से वसूलोगे। तो इसीलिए है कि अगर बहुत ही कम है तो इग्नोर कर भी सकते हो, बट अगर ज़्यादा आप खर्चा कर रहे हो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो भी आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या करो, ऐड ऑन करो, ताकि आप एग्जैक्ट ट्रू कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की वो निकाल पाओ। और एक बिजनेसमैन के लिए, आप भी अगर आगे जाके बिजनेस करोगे तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप कॉस्ट निकालो, क्योंकि आप सोचो कि बिना ऐसे अंधे मार के आपने प्रोडक्ट को अपना बेच दिया, तो आपको कैसे पता चलेगा आपको प्रोडक्ट में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? वो तभी पता चलेगा जब आपको पता होगा कि मेरा इसको बनाने में कितना खर्चा आया और अब मुझे इसमें कितना है कि हाँ मैं इतना कमा लूँ, फिर मैं उसी के हिसाब से सेल्स प्राइस क्या करूँगा, सेट करूँगा। तो कॉस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अंडरस्टैंड करो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, कि कॉस्ट के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की जो टोटल कॉस्ट है वो किससे बनी है? 4 मेन एलिमेंट से बनी है। 4 मेन एलिमेंट्स की कॉस्ट को जोड़ के हम टोटल कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की वो निकालते हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? पहला है मटेरियल। अब देखो प्रोडक्ट कैसे बना है, प्रोडक्ट बनाने के लिए आप सोचो कहाँ कहाँ खर्चा किया होगा। जैसे आपको बनाना है शर्ट, तो इसको बनाने के लिए आपको मटेरियल लाना होगा पहले तो उसमें आपने कॉस्ट इनकट करी होगी, है ना। मटेरियल क्या है? बेसिक इनपुट, जैसे कि रॉ मटेरियल जिससे प्रोडक्ट बनेगा। अब ये कैसे बनेगी? इसके लिए हमें कॉटन लाना होगा, थ्रेड्स लाने होंगे, कलर डाई लानी होगी, तभी तो ये बनेगा। तो ये क्या है? ये है मटेरियल, ये बेसिक इनपुट है जिससे आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो 2 तरीके का होगा ये, एक होगा डायरेक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब वो मटेरियल जो फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट बन जाता है। फाइनल प्रोडक्ट का क्या बन जाएगा? पार्ट बन जाएगा। जैसे कि फ्लावर इन ब्रेड, कॉटन इन क्लॉथ। अब ये क्या है? इस फाइनल प्रोडक्ट मेरी शर्ट पे, अब मैं इसको टच कर रही हूँ, मुझे पता है ये क्लॉथ है, ये मेरे प्रोडक्ट का पार्ट बन गया, मतलब ये जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आई, टी शर्ट बन के आई, तो जो ये रॉ मटेरियल यूज हुआ था इसमें कॉटन, वो क्या है? इसका पार्ट है। तो ये क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। आप इसको प्रोडक्ट में टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो डायरेक्टली वो जुड़ा हुआ है उससे, ठीक है। जैसे ब्रेड में फ्लावर, अब ब्रेड जो है उसमें आटे से ही तो बनी, तो आप खाओगे ना, वो आपको टेस्ट आएगा, वो आप डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हो जो रॉ मटेरियल उसमें लगा है। तो ये क्या है? डायरेक्ट। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट मटेरियल। ये वो मटेरियल होते हैं जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं बट डायरेक्टली प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनते। मतलब कि प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे लेकिन डायरेक्टली पार्ट नहीं बनेंगे। बेटा ये देखो यहाँ पे, जैसे कि ऑयल फॉर मशीन या क्लीनिंग सप्लाईज, जैसे कि अब मेरा ये टी शर्ट बनी होगी तो मशीन जो कपड़े सिलते हैं उसमें ऑयल वगैरह यूज़ हुआ होगा जिससे वो स्मूथली चले और ये टी शर्ट बन जाए। तो वो प्रोडक्ट, वो जो मटेरियल यूज़ हुआ है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसने भी तो सपोर्ट किया है इसके प्रोडक्शन में, लेकिन वो इसका डायरेक्ट पार्ट नहीं बना। मैं क्या ऑयल देख सकती हूँ कहाँ लगा हुआ है? नहीं ना। तो ये इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट वो मटेरियल होता है जिसको आपने प्रोडक्ट के फाइनल प्रोडक्ट में देख सकते हो, ठीक है। और इनडायरेक्ट वो होता है जिसने उसके प्रोडक्शन में तो हेल्प किया है बट वो आपको डायरेक्टली विजिबल या फील नहीं होगा, ठीक है। जैसे क्लीनिंग सप्लाईज, मशीन यूज़ हो रही होगी, उनको सफाई की होगी तभी वो मशीन चला होगा, तो प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में तो इन्होंने मदद की है बट वो प्रोडक्ट का डायरेक्ट पार्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट एलिमेंट जो है हमारा वो है लेबर। लेबर क्या होता है? ये होता है ह्यूमन एफर्ट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। अब मटेरियल तो है, ठीक है, बट क्या मटेरियल खुद ही बन जाएगा, अपने आप प्रोडक्ट बना लेगा? क्या उसके पर निकलेंगे वो अपने आप से जुड़ने लगेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा? नहीं, कोई मूवी नहीं चल रही है। यहाँ पे हमें लेबर चाहिए होगा, मतलब ह्यूमन एफर्ट चाहिए होंगे, वो लोग चाहिए होंगे जो एफर्ट्स करके क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ये भी 2 टाइप के होंगे, एक होगा डायरेक्ट लेबर और एक होगा इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर मतलब वो जो प्रोडक्ट का डायरेक्टली
पार्ट बनेंगे। मतलब वर्कर डायरेक्टली मेकिंग द प्रोडक्ट, वो वर्कर्स जो प्रोडक्ट को डायरेक्टली बना रहे हैं, लाइक टेलर जिसको सिल रहा है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट लेबर होगा। उसका जो ह्यूमन एफर्ट्स है, उसकी जो मेहनत है, उस प्रोडक्ट से क्या है, डायरेक्टली जुड़ी हुई है। लेकिन इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है, जो सपोर्टिंग वर्कर्स होते हैं, मतलब ये प्रोडक्ट को बना नहीं रहे हैं लेकिन ये प्रोडक्ट बन जाए उसके प्रोसेस में सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक सुपरवाइजर जो ये देखता है कि टेलर प्रोडक्ट सही से बना रहा है नहीं बना रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही, लाइक वॉचमैन जो बाहर खड़ा है, देख रहा है कि आराम से फैक्ट्री में काम हो बिना किसी दिक्कत के, तो ये प्रोडक्शन में सपोर्ट कर रहे हैं बट डायरेक्टली क्या है, उसमें अपना ह्यूमन एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एलिमेंट एक्सपेंस। मटेरियल क्लियर, जिससे प्रोडक्ट बनेगा, दो पार्ट, दूसरा लेबर जो अपना ह्यूमन एफर्ट डाल के प्रोडक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एंड नेक्स्ट इज एक्सपेंस। ऑल कॉस्ट अदर देन मटेरियल एंड लेबर, मटेरियल की कॉस्ट हटा दो, लेबर का खर्चा हटा दो, उसके बाद जो आपके खर्चे हैं वो क्या होते हैं, आपके एक्सपेंस होते हैं। ये भी दो टाइप में जाएंगे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है, वो खर्चे जो आपने प्रोडक्ट पे डायरेक्ट किए हैं, डायरेक्टली प्रोडक्ट से ही जुड़े हैं, प्रोडक्ट के लिए ही किए गए खर्चे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। लाइक रॉयल्टीज पेड फॉर प्रोडक्शन राइट, आपको क्या है, कोई प्रोडक्ट बनाना है, किसी का है, उस पर आपने क्या कहा, आप मुझे, मैं आपको रॉयल्टी दूंगा, ठीक है, आपके जो ये स्पेशल रेसिपी है आप मुझे कॉपी करने दो, और मुझे क्या है वो अपने यहाँ पे मान लो रेस्टोरेंट है, मुझे ये रेसिपी कॉपी करके बनाने दो, अपने कस्टमर्स को सर्व करने दो, मैं जितना कमाऊंगा उसका 10% रॉयल्टी क्या है आपको पे करूंगा। तो ये जो खर्चा मैंने यहाँ पे किया वो डायरेक्टली किससे जुड़ा है, उस प्रोडक्ट से जुड़ा है जो मुझे क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। तो ये एक्सपेंस क्या हो जाएगा मेरा, ये होगा मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, जनरल एक्सपेंस, साधारण खर्चे, जो डायरेक्टली मैंने उस स्पेशली उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए नहीं किया है, बट ये मेरी फैक्ट्री में हो रहे हैं, ठीक है, या जहाँ मेरा प्रोडक्शन हो रहा है ये खर्चे वहाँ हो रहे हैं, या उस प्रोडक्ट को बनाने में सपोर्ट करने वाले खर्चे, वो क्या होते हैं आपके इनडायरेक्ट। मतलब मैंने स्पेशली इस प्रोडक्ट के लिए खर्चा नहीं किया, लेकिन भाई रेंट जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, मान लो फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, सारी डिपार्टमेंट में अलग अलग चीज़ें बन रही है, सब में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो उसमें भी आ रही है, उसका भी प्रोडक्शन हो रहा है, रेंट सबका जा रहा है तो उसको भी, उसमें भी हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि उससे भी जुड़ा हुआ है। तो वो खर्चे स्पेशली उसी प्रोडक्ट के लिए नहीं कि मैंने उसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक स्पेस लिया उसका रेंट दे रही हूँ, नहीं, ये पूरी ऑल ओवर मेरी बिजनेस का रेंट है, ठीक है, वो उसमें जा रहा है, और ऑब्वियस है मेरा भी प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके लिए भी वो खर्चा यूज़ हो रहा है, तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे उसकी कॉस्ट में। सो ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस लाइक ऑफिस का रेंट, टेलीफोन बिल्स। अब देखो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फैक्ट्री से जुड़े हैं, ऑफिस से भी जुड़े हो सकते हैं, कि मान लो बिजनेस में जो ऑफिस है उसमें जो खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, अब ऑफिस में खर्चे हो रहे हैं जैसे कि मतलब ऑफिस में लाइट वगैरह सही से रहे, तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो अच्छे से हो जाए, बिल्स वगैरह सही से बन जाएं, पॉलिसी सही से बन जाए, जिससे क्या हो रहा है फैक्ट्री को हम स्मूथली रन कर पा रहे हैं। तो फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें भी हम ऑफिस के खर्चे जुड़ेंगे, क्योंकि वो ऑफिस के खर्चे उस फैक्ट्री में सही से काम होने में क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो वो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो उसकी वजह से भी बन रहा है, तो उसकी कॉस्ट में भी क्या है वो इंक्लूड होगा। तो ये साधारण खर्चे जो सबके लिए किए जाते हैं तो हमारे भी प्रोडक्ट में क्या है जुड़ेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ओके, तो आपको क्लियर हुआ मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस और इनके सब टाइप्स। नेक्स्ट जो है हमारा इसमें वो है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या होते हैं, द टोटल ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट। देखो अभी तक हमने जितने भी इनडायरेक्ट, देखो हमने लेबर को डायरेक्ट पढ़ा, इनडायरेक्ट पढ़ा, मटेरियल को डायरेक्ट पढ़ा, इनडायरेक्ट पढ़ा, एक्सपेंस को डायरेक्ट पढ़ा, इनडायरेक्ट पढ़ा। अब इन सबके जो इनडायरेक्ट वाले हैं उनको आपस में क्या कर लो, एक ही हेड के अंदर डाल दो, उसको नाम हमने दिया है ओवरहेड। द टोटल ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, लाइक इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ओवरहेड बनाते हैं, ठीक है। इनको किस नाम में डाल दिया गया, ओवरहेड। इन अदर वर्ड ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट आर ओवरहेड।
दीज मे बी इनकर्ड इन फैक्ट्री, ऑफिस और ऑन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। 10 ओवरहेड आर ऑफ 3 टाइप्स। ये जो ओवरहेड मतलब ये जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं, चाहे वो खर्चे हो, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो, ये सारे इकट्ठा हमने जोड़ के क्या नाम दिया इसको, ओवरहेड। और ये 3 तरीके के हो सकते हैं, मतलब 3 जगह अलग अलग सेक्शन, लाइक फैक्ट्री हो गया, ऑफिस हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इन तीनों जगह इनडायरेक्ट चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पे इनकर्ड होगी, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल के फॉर्म में हो, लेबर के फॉर्म में हो या एक्सपेंस के फॉर्म में हो। अब फैक्ट्री ओवरहेड क्या है, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो प्रोडक्शन एरिया से जुड़ी हो। अब जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, ठीक है, वो फैक्ट्री में बन रहा है, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो प्रोडक्शन से जुड़ी है, मतलब प्रोडक्शन जहाँ पे हो रहा है उससे जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट जुड़ी है, वो कहाँ पे आएंगी आपकी, वो आएंगी आपकी फैक्ट्री ओवरहेड। ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट है यहाँ पे, इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो फैक्ट्री की जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो कहाँ पे आएंगी आपकी फैक्ट्री ओवरहेड में। सो दीज आर द कॉस्ट इनकर्ड इनसाइड द फैक्ट्री। ये वो कॉस्ट हैं जो कहाँ पे होंगी, फैक्ट्री के अंदर होंगी, ठीक है, बट नॉट डायरेक्टली ट्रेसेबल टू अ सिंगल प्रोडक्ट। ये हमें पता है, ये हमें पता है कि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो प्रोडक्ट का डायरेक्ट हिस्सा नहीं बनती, हम डायरेक्टली उनको प्रोडक्ट में ट्रेस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल जो फैक्ट्री में यूज़ हो रहा प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जैसे मैंने बताया था ना, ऑयल यूज़ हो रहा है, लुब्रिकेंट यूज़ हो रहा है, कंज्यूमेबल स्टोर्स यूज़ हो रहे हैं जहाँ पे सामान वगैरह रखी है, जहाँ से हम सामान ला के उसको बनाने में यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्रोडक्ट का डायरेक्ट हिस्सा नहीं बन रही, लेकिन प्रोडक्शन में क्या कर रही है, हेल्प कर रही हैं। तो फैक्ट्री में फैक्ट्री ओवरहेड मतलब वो सारे इनडायरेक्ट खर्चे जो फैक्ट्री से जुड़े हो, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल का हो, चाहे वो इनडायरेक्ट लेबर का हो, लाइक गेट कीपर सैलरी, टाइम कीपर सैलरी, वर्क मैनेजर सैलरी, ठीक है, सुपरवाइजर की सैलरी, जो ये सब लोग देख रहे हैं इनडायरेक्टली प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, उन सब की जो सैलरी है वो हमारी क्या है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, फैक्ट्री की लाइटिंग, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो फैक्ट्री में जो इनडायरेक्ट कॉस्ट आ रही है, चाहे वो लेबर की हो, मटेरियल की हो या एक्सपेंस की हो, वो सब मिलके हमारा बनाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट अगर फैक्ट्री में बन रहा है तो उसमें इनडायरेक्ट खर्चे भी हो रहे होंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल लग रहा होगा, इनडायरेक्ट लेबर भी सपोर्ट कर रहे होंगे ताकि वो प्रोडक्ट फैक्ट्री में बन पाए। तो वो जो कॉस्ट है वो फैक्ट्री ओवरहेड में आएंगी। और बच्चों ये याद रखना कि ओवरहेड बेसिकली क्या इंक्लूड करता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट को इंक्लूड करता है। और वो इनडायरेक्ट कॉस्ट या तो लेबर में लगेगी, या तो मटेरियल में खर्चा करोगे, या तो अदर एक्सपेंस में जाएगी जो लेबर मटेरियल के अलावा होंगी। और ये जो है आपके इन सबको मिला के जब हम इनडायरेक्ट ही कॉस्ट को जब टोटल करके एक हेड में डालते हैं, उसको हम नाम क्या देते हैं, ओवरहेड। और ये 3 जगह पे होंगी, फैक्ट्री में भी प्रोडक्ट बन रहा है तो वहाँ पे भी तीनों इनडायरेक्ट खर्चे होंगे। इवन आपका ऑफिस में, ऑफिस को आप समझते हैं कि ऑफिस ओवरहेड क्या है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इनडायरेक्ट कॉस्ट इन ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस के मैनेजमेंट में जो इनडायरेक्ट खर्चे हो रहे हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो आ रही है ऑफिस के मैनेजमेंट में, वो हम किस में डालेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब देखो फैक्ट्री में तो प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन प्रोडक्ट कितना बनना है, किस समय बनना है, उसकी क्या पॉलिसी, क्या स्ट्रैटेजी होगी, कितना लेबर कहाँ लगाना है, ये सारे डिसीजन कहाँ पे लिए जा रहे हैं, हमारे ऑफिस में लिए जा रहे हैं, ठीक है, कि किस तरीके से फैक्ट्री चलानी है। अकाउंट्स बैठ के जो फैक्ट्री की कितनी वेजेस जानी है वर्कर की वो कैलकुलेट कर रहा है। तो अगर ऑफिस नहीं होगा तो फैक्ट्री भी स्मूथली नहीं चल पाएगी। तो फैक्ट्री आपकी स्मूथली चल पाए इसलिए हमारे पास क्या होते हैं, ऑफिस होते हैं जो उसको क्या करते हैं, ट्रैक करते रहते हैं, देखते रहते हैं, उसके लिए पॉलिसीज़ वगैरह बनाते रहते हैं, ठीक है। तो उनके भी जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो भी क्या होंगे, आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट में जुड़ेंगे, आप वो भी कस्टमर से चार्ज करोगे क्योंकि वो भी तो खर्चे आ रहे हैं ना आपके। अब ऑफिस में क्या एक्सपेंस हो सकते हैं, ऑफिस में क्या खर्चे हो सकते हैं, कौन से कॉस्ट हो सकती है जो आपकी ऑफिस से रिलेटेड होगी, लाइक इनडायरेक्ट मटेरियल, वहाँ पे भी आप मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस यूज़ करोगे, तो इनकी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी वो आपकी ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के अंदर आएगी। इनडायरेक्ट मटेरियल लाइक स्टेशनरी, प्रिंटिंग मटेरियल, ब्रूम डस्टर, क्या ऑफिस में की सफाई नहीं होगी, या ऑफिस में स्टेशनरी नहीं यूज होगी, पॉलिसीज प्रोसीजर कहाँ बनाओगे, है ना, कहाँ लिखोगे,
तो उसके लिए आपको प्रिंटिंग कराना, पॉलिसीज़ को या कोई नॉर्म आया उसको फैक्ट्री में लगवाना, उसको स्लिप वगैरह निकलवाना, सैलरी की स्लिप निकलवाना, इन सब के खर्चे करोगे ही करोगे मटेरियल में, तो वो खर्चे क्या होंगे आपके इनडायरेक्ट होंगे। इवन ऑफिस में लोग होंगे, मैनेजर होंगे, क्लर्क होंगे जो भाई सब संभाल रहे होंगे बैक एंड में पूरा फैक्ट्री का, तो वो उनको जो आप सैलरी वगैरह दे रहे हो, ठीक है, उनकी भी तो एक कॉस्ट होगी उस लेबर की, वो किस में आएगी, इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट खर्चे लाइक ऑफिस का भी रेंट जाएगा, ऑफिस का भी इंश्योरेंस करवा सकोगे, ऑफिस की भी लाइटनिंग वगैरह चल रही है, अंधेरे में थोड़ी ना सब काम कर रहे हैं ना, तो इनके भी जो आपके कॉस्ट है वो हमारी क्या है, जुड़ती है हमारे टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट में। अब सोचो आप जो एक प्रोडक्ट खरीदते हो उसमें कितनी सारी कॉस्ट जुड़ी है, फैक्ट्री की तो जुड़ी है जहाँ पे वो बन रहा है, लेकिन ऑफिस जो उसको सपोर्ट कर रहा है उसकी भी सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। फैक्ट्री में आप याद रखना हमेशा डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों आएगी, ऑफिस इन सब में हमारी हमेशा इनडायरेक्ट कॉस्ट ही कंसिडर होंगी, चाहे वो मटेरियल में लग रही हो, लेबर में लग रही हो, या आपकी एक्सपेंस हो रहे हो अलग से मटेरियल लेबर को छोड़ के। नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो आपकी सेलिंग एंड डिलीवरिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड होती है वो होती है आपकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मतलब ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट किसकी, सेलिंग की और डिस्ट्रीब्यूशन की। आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो उसको सेल करोगे, उसके लिए प्रमोशन वगैरह में कुछ खर्चे करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिलीवरी एजेंट वगैरह में खर्चे करोगे, तो वो सारे जो कॉस्ट है वो आपकी क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। दीज आर द कॉस्ट फॉर प्रमोटिंग सेलिंग एंड डिलीवरिंग गुड। अब मान लो प्रोडक्ट फैक्ट्री में बन गया, ऑफिस में आ गया, अब क्या वो जब तक कस्टमर तक नहीं जाएगा उसकी कोई वैल्यू है? क्यों बनाया आपने? कस्टमर को बेचने के लिए। तो कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए आपको भाई प्रमोशन वगैरह पे भी खर्चा करना होगा, एडवर्टीजमेंट वगैरह पे भी खर्चा करना होगा, डिलीवरी वगैरह पे खर्चा करना होगा। तो ये सारी कॉस्ट जो आपने इनकर्ड करी है उसको भी आपने टोटल कॉस्ट में जोड़ोगे, ठीक है। जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल पे जो खर्चा हुआ, लाइक पैकिंग मटेरियल, पैकेजिंग पे खर्चा किया होगा उसको पैक वगैरह करने में, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मान लो सेल्स के लिए आपने कुछ प्रिंट कराया लोगो वगैरह इन सब पे, उसमें भी कुछ खर्चे वगैरह कर दिए आपने, तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया आपका, जो मटेरियल पे आपने खर्चा किया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पस से, और जो प्रोडक्ट का डायरेक्ट हिस्सा नहीं बनते बट इनडायरेक्टली उसमें क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट लेबर, लाइक सैलरी ऑफ सेल्स मैनेजर, सेल्समैन, इनको भी तो सैलरी दोगे, इन्होंने भी तो हेल्प किया है ना प्रोडक्शन प्रोसेस में। प्रोडक्शन प्रोसेस में कि नहीं बोलेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में हेल्प किया, डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प कर रहे हैं, सेलिंग करने में हेल्प कर रहे हैं, तो इनके भी जो कॉस्ट है वो भी आपकी टोटल कॉस्ट में हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस लाइक रेंट ऑफ सेल्स ऑफिस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस ऑफ सेल्स ऑफिस, जो सेल्स ऑफिस आपने बनाए हैं, ठीक है, उनका इंश्योरेंस, उनके लाइटनिंग का खर्चा, उनकी रेंट, ये सारे खर्चे भी आपके इंक्लूड होंगे किसके अंदर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर। तो आपने देखा कि हमने सबसे पहले समझा कि एलिमेंट्स कितने हैं हमारे कॉस्ट के, ठीक है। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर हमने मटेरियल समझा जिसमें हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझा, लेबर समझा जिसमें हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझा, एक्सपेंस समझे जो खर्चे हमारे मटेरियल और लेबर कॉस्ट के अलावा जो कॉस्ट आ रही है जिस पे वो हो गई हमारे एक्सपेंस, और ओवरहेड समझा जिसमें हमने समझा कि इन सब के जो इनडायरेक्ट होते हैं वो यहाँ पे आपस में मिल के, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, इनडायरेक्ट लेबर हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, वो मिलके मेरा क्या कहलाएंगे, ओवरहेड कहलाएंगे। और ओवरहेड मतलब ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो फैक्ट्री में भी इनकर्ड होगी, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनकर्ड होगी, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी इनकर्ड होगी। ये सब मिलके क्या है, मेरे कॉस्ट को इंक्लूड करके उसका हिस्सा बनते हैं। तो ये हमने कवर अप करा। नेक्स्ट एक चीज़ समझेंगे कि जो फैक्ट्री ओवरहेड वो किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से। मतलब प्रोडक्शन के पर्पस के लिए जो हमने इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस किए वो इसमें आएंगे। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड किससे रिलेटेड है, ऑफिस वर्क से। मतलब ऑफिस वर्क से में जो हमने इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस किए हैं वो किस में आएंगे, इसमें आएंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या आएंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट आएगी जो आपकी लेबर, मटेरियल और एक्सपेंस से जुड़ी होगी रिलेटेड टू सेल्स एंड डिलीवरी ऑफ गुड। तो ये हमने समझा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का कॉन्सेप्ट।
ओके स्टूडेंट्स, सो अब समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर के बेसिस पे हम इसे कैसे क्लासिफाई करेंगे कि ये कैसे बिहेव करती हैं हमारी कॉस्ट। तो हमने वो समझ लिया, तो अब सबसे पहले हम समझेंगे फिक्स्ड कॉस्ट को। किसको समझेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट को, कि ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर पहला है फिक्स्ड और दूसरा है वेरिएबल एंड देन है सेमी वेरिएबल। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, इनका कैसा बिहेवियर होता है? तो देखो, दीज कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट और एक्टिविटी विद इन अ सर्टेन रेंज। ये लेवल ऑफ आउटपुट आप चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ, ये चेंज नहीं होंगी। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, बहुत रिजिड होते हैं, आप उनको चाहे मोटिवेशन दो, आप उन्हें चाहे डांटो, वो रिजिड रहते कि वो नहीं पढ़ेंगे तो वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, वो वैसे ही होते हैं जैसे होती है फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होंगी आपके आउटपुट के लेवल के साथ। आप ज़्यादा प्रोडक्शन करो, कम करो या ना करो, ये आपको देनी ही देनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे दे रिमेन कांस्टेंट वेदर प्रोडक्शन इज हाई, लो और इवन जीरो। मान लो आपने फैक्ट्री ली है रेंट पे, ठीक है, उसका रेंट आपका कितना जा रहा है? 1 लाख रुपए है। ठीक है, 1 लाख रुपए आपकी फैक्ट्री का रेंट जा रहा है। अब मान लो आप प्रोडक्शन करते हो, ठीक है, आप प्रोडक्शन करते हो, ज़्यादा करते हो, कम करते हो या नहीं करते हो, आपको 1 लाख रुपए अपने रेंट ओनर को देना ही देना होगा। ठीक है, वो ये नहीं कहेगा कि भाई तुमने इस बार 10 लाख यूनिट बनाई है तो मुझे रेंट और बढ़ा के दो, या तुमने नहीं बनाई है तो कम दे देना। नहीं, ये फिक्स्ड रहेगा। आप बनाओ ना बनाओ, ज़्यादा बनाओ कम बनाओ, आपको उतना देना ही देना है। तो ये होती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। बट व्हेन कैलकुलेटेड पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज एज आउटपुट इंक्रीज। बट एक चीज़ और याद रखो इनके बिहेवियर को लेके, कि जब हम इसको पर यूनिट में कैलकुलेट करते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज होती है, जैसे हमारा आउटपुट क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब इसको हमें समझना होगा इस लाइन को, कि ये लाइन कहना क्या चाह रही है आपकी, कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है पर यूनिट जो फिक्स कॉस्ट है वो डिक्रीज होगी जैसे जैसे हमारा आउटपुट क्या है? इंक्रीज होगा। इसको मैं हटाऊं, ठीक है। मान लो मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1 लाख है। भाई रेंट मेरा फिक्स है, 1 लाख मुझे देना है। अगर मैंने 10,000 यूनिट बनाई तो ये क्या है? 10,000 यूनिट्स में सब में 10-10 रुपए करके रेंट क्या होगा? कॉस्ट के फॉर्म में जुड़ेगा। ठीक है, अब मान लो 1 लाख रेंट है, मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, या मैं 10 यूनिट बना रही हूँ, तो 10 यूनिट में आपको फिर उसकी कॉस्ट में 10-10 हज़ार जोड़ना होगा। नहीं जोड़ोगे तो फिर लॉस में चले जाओगे अगर सस्ते में बेच दिया। तो पर यूनिट के हिसाब से अगर आउटपुट बढ़ा रहे हो तो फिक्स कॉस्ट जो है फिर वो स्प्रेड होके कम हो जाएगी, अदरवाइज वो उतनी रहेगी। ठीक है, बिकॉज सेम कॉस्ट इज स्प्रेड ओवर मोर यूनिट। ज़्यादा यूनिट पे सेम कॉस्ट क्या कर देंगे? स्प्रेड कर देंगे, ज़्यादा बना दी। ठीक है, 1 लाख का रेंट है, 10,000 बना दी, तो हर यूनिट पे जो भी 10 यूनिट है उस 10,000 यूनिट है उस पर मैंने 10-10 रुपए का जो हमारी फिक्स कॉस्ट रेंट की वो स्प्रेड कर दी। एक बना रही होती तो एक ही को पूरा उठाना पड़ता, तो फिर मार्केट में बेचते क्या? कोई लेता ही नहीं तुम्हारा प्रोडक्ट। इसीलिए प्रोड्यूसर कहते भी कि बल्क में बनाएंगे तो फ़ायदा होगा, कॉस्ट स्प्रेड हो जाएगी फिक्स्ड वाली। ठीक है, समझ गए होगे। जैसे रेंट ऑफ द फैक्ट्री है, बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, ये सब फिक्स्ड है बेटा, ये बदलेगा नहीं। आपके जो परमानेंट स्टाफ है वो आपसे सैलरी जितनी आपने तय करी है ना उतनी ही लेंगे, उनको कोई लेना देना नहीं है कि आप फैक्ट्री बंद रखते हो, चलाते हो या नहीं चलाते हो। ठीक है, वो आपको देनी होगी। आप ये नहीं कहोगे कि इस बार हम आपको कम देंगे, वेरी करेंगे, वो नहीं चल पाएगा आपका, वो फिक्स्ड है। ये फिक्स्ड खर्चे आपको करने हैं। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट आर टाइम बेस्ड, ये टाइम बेस्ड होते हैं। इनकर्ड बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम, नॉट प्रोडक्शन वॉल्यूम। मतलब ये समय के साथ होंगे। जैसे कि 1 मंथ के बाद रेंट देना है तो रेंट देना है, वो कॉस्ट आएगी, आपको करनी पड़ेगी इनकर्ड। तो ये टाइम के साथ होते हैं, ना कि आउटपुट के साथ। कि आउटपुट बढ़ाया तो वो कॉस्ट आएगी, नहीं, वो महीना पूरा हुआ, वो साल पूरा हुआ, जिस तरह का आपको देना है फिक्स्ड खर्चा है वो आपको समय के साथ देना ही देना पड़ेगा। आप यूज़ करो ना करो, समय जा रहा है, कॉस्ट आपको देनी है। लाइक इलेक्ट्रिसिटी का जो एक बिल फिक्स है वो आपको देना ही है, आप यूज़ करो ना यूज़ करो, जैसे समय पूरा होगा उसका देने की बारी आएगी आप दोगे। ठीक है, वो नहीं बदलेगी। इसके बाद जो है टाइप वो है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या कहता है कि मैं वेरी करूँगा।
ठीक है, मतलब कि ये कॉस्ट चेंज हो जाएंगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ एक्टिविटी और आउटपुट। मतलब जब आउटपुट जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट, चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ, वेरिएबल कॉस्ट क्या करेगी, बढ़ेगी और घटेगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आउटपुट डबल होता है वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। देखो समझो, जैसे कि मान लो मैं एक यूनिट बना रही हूँ किसी अपने प्रोडक्ट की। ठीक है, मान लो एक यूनिट ऑफ केक जो मैं बना रही हूँ वो कितना है, उसकी कॉस्ट कितनी आती है मुझे, एक यूनिट बनाने की मान लो मुझे कॉस्ट 10 रुपये आती है। ठीक है, अब जैसे मैं अगर 100 यूनिट बनाऊंगी तो मुझे क्या देना पड़ेगा, उस पर कितना खर्चा करना पड़ेगा। 100 यूनिट बना रही हूँ, 10 रुपये तो एक यूनिट की आ रही है, तो 100 यूनिट के हिसाब से 1000 रुपये। 200 यूनिट बनाऊंगी तो 10 रुपये एक यूनिट का है, तो 200 यूनिट का फिर मिला के 2000 रुपये। फिर अगर मैं 500 यूनिट बनाऊंगी, एक यूनिट का 10 है, तो 500 यूनिट का पूरा कितना खर्चा आएगा, कॉस्ट कितनी आएगी, 5000। तो देखो जैसे जैसे मैंने आउटपुट बढ़ाया वैसे वैसे मेरी कॉस्ट भी क्या हुई, बढ़ती गई। तो यही बोल रहा है कि आउटपुट डबल होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी डबल हो जाएगी। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट, लेकिन ये देखो ना पर यूनिट जो कॉस्ट है कि एक को बनाने की 10 रुपये, क्या वो बदल रही है क्या, जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ा रहे हो, वो नहीं बदल रही है, वो सेम ही है। तो पर यूनिट कॉस्ट कांस्टेंट रहती है इवन अगर आपका आउटपुट इंक्रीज भी हो या डिक्रीज भी हो। अब आप डिक्रीज भी कर सकते हो, मान लो 50 ही बना रही हूँ 10 रुपये की, तो मेरी कितनी कॉस्ट आएगी, 500। डिक्रीज करूंगी इंक्रीज करूंगी, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाऊंगी जैसे जैसे घटाऊंगी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी और घटेगी। लेकिन जो पर यूनिट है, एक यूनिट को बनाने की जो आपने कॉस्ट कैलकुलेट करी है, वो चाहे 10 बनाओ, 20 बनाओ, 50 बनाओ, 100 बनाओ, लाख बनाओ, वो उतनी ही रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। अब पढ़ के ही आए हो आप, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, पावर ऑफ फ्यूल जो मशीन में यूज़ कर रहे हो, जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली लिंक है, इन सब की कॉस्ट क्या है। जैसे जैसे ज़्यादा लेबर यूज़ करोगे भाई ज़्यादा वेजेस दो, कम यूज़ कर रहे हो कम दो, तो वेरी करेगी डायरेक्टली। तो वेरिएबल कॉस्ट और आउटपुट बेस्ड या आउटपुट पे बेस्ड है, आउटपुट बढ़ेगा तो बढ़ेगी, घटेगा तो घटेगी। ठीक है, उस हिसाब से ये चलेगी, टाइम बेस्ड नहीं है, जैसे कि आपकी फिक्स कॉस्ट थी। नेक्स्ट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब ये वेरिएबल भी हैं और फिक्स्ड भी, मतलब इनको मिक्सचर कह देंगे हम, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का। मतलब ये वो कॉस्ट होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं और वेरिएबल एलिमेंट्स दोनों को इंक्लूड करती है। मतलब क्या, ये फिक्स्ड रहती है एक सर्टेन लेवल तक, एक सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट तक, एक्टिविटी तक, तो ये फिक्स्ड है, कितनी ही आएंगी। बट जैसे ही वो लेवल आपने क्रॉस कर दिया वैसे ही ये कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएंगी विथ आउटपुट इंक्रीज और एक्टिविटी के इंक्रीज होने के साथ साथ। ठीक है, जैसे टेलीफोन का बिल फिक्स्ड होता है कि एक फिक्स लाइन रेंट जो है वो इतना आएगा, आप किसी से बात करो ना करो, आपको मान लो 100 रुपये फिक्स्ड है, इतना तो देना ही देना है महीना। अब अगर आपने इससे ज़्यादा मतलब बात कर ली, 100 तो देना ही देना है। अब आपने मान लो 10 कॉलें कर ली तो 10 कॉल का खर्चा अलग से और दोगे ही दोगे। तो ये क्या होती है, ये आपकी एक हद तक फिक्स्ड है और उस सर्टेन लेवल के बाद क्या है, वो जैसे जैसे आप एक्टिविटी आउटपुट बढ़ाओगे वैसे वैसे बढ़ती दिखेंगी आपको। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने देखा होगा, आप मान लो अपने घर में कुछ मत यूज़ करो, बाहर चले जाओ, सब बंद करके जाओ, फिर भी आपका बिजली का बिल उस महीने का आएगा, क्योंकि फिक्स्ड मीटर चार्ज होता है, वो आपको देना ही देना है। इसके अलावा अगर आपने कोई भी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की कंज्यूम की है वो तो एडिशनली आपको देनी ही पड़ेगी। वो तो जैसे ज़्यादा यूज़ करोगे तो ज़्यादा देनी होगी, कम यूज़ करोगे कम देनी होगी, लेकिन फिक्स्ड वाला जो है वो आपको देना ही देना है। लाइक मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल का ही 100 रुपये फिक्स्ड है, वो देना ही देना है। अब मान लो 10 यूनिट यूज़ कर लेते हो अलग से, ठीक है, तो मान लो एक यूनिट का आपका 100 रुपये है तो 1000 रुपये अलग से और देने, तो 100 तो दोगे ही दोगे क्योंकि वो मिनिमली फिक्स्ड है आपके लिए। लेकिन उसके साथ साथ जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाते जाओगे उसकी एडिशनल यूनिट को भी साथ में आप पे करोगे, वो भी कॉस्ट आएगी। ठीक है, सिमिलरली दे डू नॉट फॉल बिलो अ सर्टेन मिनिमम इवन इफ प्रोडक्शन इज़ वेरी लो। जो फिक्स मीटर चार्जेस मान लो 100 रुपये, वो उतना देना ही देना। ये सोच लो 20 हो जाए 10 हो जाए, वो नहीं होगा, ये तो फिक्स्ड है ना, इतना मिनिमम तो देना ही देना है।
तो मिनिमम से कभी नीचे नहीं जाएगा, मिनिमम तो हमेशा फिक्स रहेगा ही। अब उसके ऊपर अगर आप खर्चा करते हो, आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो, एक्टिविटी ज़्यादा करते हो, तो उस हिसाब से जितनी एक्टिविटी जितना आउटपुट कर रहे हो कम ज़्यादा उतना आपको कॉस्ट पे करना ही करना पड़ेगा। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पार्टली टाइम बेस्ड है, मतलब समय पूरा हो गया तो फिक्स तो देना ही देना है, और पार्टली आउटपुट बेस्ड है कि उस फिक्स के अलावा अगर आप कुछ भी आउटपुट बनाते हो तो वो भी आपको देना ही होगा एडिशनली, ज़्यादा कर रहे हो तो ज़्यादा, कम कर रहे हो तो कम। ठीक है, अभी हम डिफरेंस को समझेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी डिफरेंस को समझो, जो समझ के आए हो ना वही है, कुछ अलग से नहीं पूरे डिफरेंस में दिया होगा आपको, बट ये रहता है कि चांसेस रहते हैं कि वो डिफरेंस का क्वेश्चन एग्जाम में दे दे, क्योंकि ईजी होता है कि वो दो एक ही बार में एक ही क्वेश्चन में आपसे दोनों की वैल्यूएशन कर लेता है कि आप कितना समझ के आए हो। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट की अगर हम बिहेवियर की बात करें तो फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। हमें भी पता है कि आउटपुट बढ़े घटे भाई ये कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट लेकिन क्या है, ये चेंज होते हैं विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, ये हमें पता है। बेसिस की बात करें तो फिक्स कॉस्ट क्या होते हैं, टाइम बेस्ड होते हैं, टाइम पूरा हुआ ये कॉस्ट आपको पे करनी पड़ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट एक्टिविटी बेस्ड है, ज़्यादा बनाओगे ज़्यादा दोगे, कम बनाओगे तो कम दोगे, आउटपुट जिस हिसाब से है उस हिसाब से आपकी वेरिएबल कॉस्ट आएगी। टोटल एंड पर यूनिट कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड होती है बट वेरी पर यूनिट विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। These decrease with increase in the output and increase with decrease in the output। हमने पढ़ा था ना फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपके फिक्स्ड है। मान लो 1 लाख जो है रेंट आपका फिक्स्ड है, अब 10,000 यूनिट बनाते हो तो फिर वो क्या है 10,000 में स्प्रेड हो जाएगी 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। कम बनाओगे तो कम में उस हिसाब से स्प्रेड हो जाएगी, मतलब पर यूनिट आप उसको स्प्रेड कर सकते हो इजिली, ये है। बाकी तो वो फिक्स्ड रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट आर फिक्स्ड पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट तो आपको पता है फिक्स रहती है, लेकिन टोटल में वो चेंज होती है विद वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट अगर जैसे आउटपुट बढ़ा तो बढ़ेगी, घटेगा तो घटेगा, लेकिन जो पर यूनिट एक वेरिएबल कॉस्ट आ रही है कि एक यूनिट को बनाने के 10 रुपये, वो फिक्स्ड रहेगी। वो चाहे आप 2,000 बनाओ 10,000 बनाओ, वो फिक्स्ड वाली फिक्स पर यूनिट फिक्स रहेगी। लेकिन जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ रही है वो आपकी वेरी करेगी, इंक्रीज होगी आउटपुट के इंक्रीज के साथ, डिक्रीज होगी डिक्रीज का। समझाया था मैंने, 1,000 यूनिट है, एक पर यूनिट बनाने की 10 रुपये की कॉस्ट है, तो 1,000 बना रहे हो तो वो आपकी 10,000 आएगी। 2,000 बना रहे हो तो 20,000 आएगी। मतलब जैसे जैसे आपने आउटपुट का लेवल इंक्रीज किया, 1,000 से 2,000 आए, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हुई, लेकिन जो पर यूनिट कॉस्ट है एक यूनिट बनाने की वो आपकी फिक्स्ड ही रहेगी। ठीक है, वही इसने यहाँ पे आपको बता दिया है। नेक्स्ट है कंट्रोल की बात। तो फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रोलेबल नहीं होती है शॉर्ट रन में। अब मैंने क्या किया था, रेंट ओनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था 1 महीने का कि मैं जो आपकी मान लो बिल्डिंग में जो ये प्रोडक्शन वगैरह कर रही हूँ इसका 1 महीने का रेंट 80,000 आपको पे करूँगी। अब मैं सोचूं कि भाई कॉस्ट मेरी ज़्यादा आ रही है, चलो हम इसको बदल लेते हैं, 80,000 वाला नहीं कहीं शिफ्ट करते हैं, वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज आपने कंट्रोल मतलब फिक्स कर लिया था, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। तो फिक्स्ड कॉस्ट शॉर्ट रन में इतना आसान नहीं कि आप चेंज कर लो। लाइक महीना पूरा होने वाला है, आपको लगा 20 दिन पहले कि यार बहुत सारे लोगों की जो परमानेंट स्टाफ है सैलरी ज़्यादा देनी पड़ जाएगी, चलो हटाते हैं, नहीं देंगे, फायर करते हैं, वो नहीं। आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया। फिक्स कॉस्ट शॉर्ट रन में आप नहीं चेंज कर सकते हो, बट वेरिएबल कॉस्ट क्या है, आप कंट्रोल कर सकते हो शॉर्ट रन में। मुझे लग रहा है 1 वीक में एनालाइज किया, आउटपुट ज़्यादा बन रहा है, मेरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, मैं आउटपुट कम करूँगी नेक्स्ट वीक से, तो हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा शॉर्ट रन में। एग्जाम्पल क्या है फिक्स कॉस्ट का, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस देना ही देना है आपको, फिक्स्ड है। परमानेंट स्टाफ की सैलरी देनी ही देनी है, कुछ नहीं हो सकता। रेंट आपको देना ही देना है, आप बनाओ ना बनाओ। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल क्या है, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। लेबर ज़्यादा यूज़ करोगे तो ज़्यादा, कम करोगे तो कम, उस हिसाब से आपको कॉस्ट वेरी करके दे सकते हो। ठीक है, तो हमने इसको समझ लिया है हमारा कॉन्सेप्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसको चेंज करो। अभी हमने नया चैप्टर पढ़ा है, ये अभी आपका पुराना इसमें लिखा हुआ है, सॉरी। रिवाइज करो इसको, प्रैक्टिस करो अपने एंड पे। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को अच्छे से समझो, डायरेक्ट कॉस्ट, इन सबको अच्छे से एनालाइज करो। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको। हमने आज फंडामेंटल
कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट समझा है, ये चैप्टर था, मैं लिख दे रही हूँ, ये समझा है हमने। चैनल को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करो, उन तक भी पहुँचाओ, ठीक है। थैंक यू।